हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीख रहे होंगे। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, जो कि बिहार में 2023 में अगस्त में शिक्षक भर्ती के लिए करवाया गया था। उसमें जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है उसको मैं विथ सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाऊंगी, जो आने वाली जो भर्ती है आपकी उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि कुछ लोगों की मदद हो पाए। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले जनरल पेपर है, जहाँ जो कि 40 क्वेश्चन जनरल पेपर का है, तो उसको मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, मैं केवल इकोनॉमिक्स का आपको करवा रही हूँ। वैसे मैंने केवल आंसर की तो पहले भी करवा रखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि प्लीज़ मैम आप इसका सलूशन भी करवा दो, तो इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए इसको करवाने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मैच करना है कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्या डिफिनीसन दिया है इकोनॉमिक्स का। तो इसमें फर्स्ट है कि मार्शल ने क्या बोला है, सेकंड है रॉबिन्स ने क्या बोला है, थर्ड है एडम स्मिथ ने क्या बोला है, फोर्थ है जेके मेहता और फिफ्थ है सैमुअल्सन। हिंदी में भी आपको दिया हुआ है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेके मेहता और सैमुअल्सन। तो इसको मैच करते हैं। अगर एक भी आपको इसमें से पता हो, एक या दो, तो उस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शल का क्या है। तो अगर आपको पता है कि मार्शल ने क्या बोला था, तो मार्शल ने बोला था इकोनॉमिक्स। सेकंड है रॉबिन्स। रॉबिन्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है स्कार्सिटी है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। उन्होंने ऐसा डिफिनेशन दिया है। तो देखिए, ए का हो गया आपको थर्ड, तो ए का थर्ड का है सी में और बी का सेकंड। तो दो ही आप मिलाओगे तभी भी आपको ये मिल जाएगा। देख लेते हैं आगे भी। एडम स्मिथ ने क्या कहा है वेल्थ ऑफ नेशन। जेके मेहता ने कहा है वांटलेसनेस और सैमुअल्सन ने कहा है ग्रोथ इकोनॉमिस्ट। इसी प्रकार आपको हिंदी में भी दिया है कि मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र, रॉबिन्स ने कहा है सीमितता का अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ ने कहा है वेल्थ ऑफ नेशन, जेके मेहता ने कहा है आवश्यकता विहीनता और सैमुअल्सन ने कहा है ग्रोथ इकोनॉमिस्ट। तो वहीं आपको सी आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि when demand is unaffected after decreasing the price degree of elasticity will be। तो 42 आपको पूछ रहा है कि मूल्य में कमी के होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच कैसी होती है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर मूल्य कम हो रहा है फिर भी हमारा डिमांड बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है, यानी कि बेलोचदार है। तो इसका शेप कैसा होता है वो आप देखिए। जहाँ भी इन इलास्टिक डिमांड होता है तो वहाँ ई डी इजिकल टू हो जाता है आपको जीरो, ठीक है। और यहाँ आपको डिमांड में तो प्राइस में तो चेंज हो रही है, लेकिन डिमांड में आपको, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है ना कि चेंज इनटू क्वांटिटी बाय चेंज इनटू प्राइस, तो इसमें प्राइस में आपको मान लीजिए 10% से हो गया चेंज, लेकिन क्वांटिटी में 0% हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई डी वहाँ जीरो हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं 43। हु स्टेटेड इकोनॉमिक्स इज सप्लीमेंट ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ। हिंदी में देखते हैं। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा है। तो ये कहा है कोसा ने, सी। ये डिफिनेशन इकोनॉमिक्स के ही हैं। और आप ना ये भी देखते चलो कि कितने क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने आ रहे हैं, मैक्रो से कितने आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी से कितने आ रहे हैं। तो इसमें अभी मैंने 41, 42, 43 जो भी करवाया ना, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। कोसा।
44. Choose the correct formula to calculate the price elasticity. कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव करें। तो आप सबको पता होगा कि चेंज इनटू क्वांटिटी बाय चेंज इनटू प्राइस, इनटू में होता है प्राइस जो ओरिजिनल होता है और क्वांटिटी जो ओरिजिनल होता है। प्राइस मतलब कि जो कीमत चेंज हो रही है, क्वांटिटी मतलब कि जो आपका वस्तु की मात्रा है उसमें आप चेंज कर रहे हैं। तो 44 का यही हो जाएगा फर्स्ट। अब 45 देखते हैं। 45 भी यहाँ डेफिनेशन ही है, पूछा है कि ये जो डेफिनेशन दिया है उसको किसने दिया है। तो 45 में है आपको द एक्सेस ऑफ द प्राइस विच ही वुड बी विलिंग टू पे रेदर देन गो विदाउट थिंग ओवर विच ही एक्चुअली डज पे इज द इकोनॉमिक मेजर ऑफ द सरप्लस सेटिस्फैक्शन। इट मे बी कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसको पूछा है कि ये डिफिनेशन किसने दिया है। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि की आर्थिक माप कहते हैं, उसको उपभोक्ता का बचत कह सकते हैं। ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये परिभाषा आपको दिया है मार्शल ने। मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस, जिसमें कि आपको ऐसा होता है कि कंज्यूमर सरप्लस से किया गया, यहाँ हो गया आपको ये सप्लाई हो गया और ये क्या हो गया, ये डिमांड हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि कंज्यूमर जो है इतना प्राइस पे करना चाह जीरो से लेकर इतना प्राइस वो पे करना चाहता है, लेकिन उसका संतुलन कहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, तो उसको प्राइस कितनी देनी पड़ी, जीरो से P1 तक की। तो जो कंज्यूमर सरप्लस हो गया ये उसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब देखिए प्रोड्यूसर जो है उसका ये सरप्लस हो गया, प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, तो ऐसे आप कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस समझ सकते हैं। अब 45 के बाद देखते हैं 46। कंजम्पशन इज नॉट ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट but the final point of economic activities, therefore the true process of economic activity is। इसमें पूछ रहा है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय 46 देखना है ना, उपभोग ने न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु भी है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को सही क्रम में बताएं। इसमें बता रहा है कि आर्थिक क्रिया जो कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म होती है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर हम कोई क्रिया करेंगे, फिर उत्पादन करेंगे और फिर हम कंजम्पशन करेंगे, ऐसे ही शुरू होता है ना। तो इसका ए हो जाएगा 46 ए। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करवाती चल रही हूँ, जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी देख ले और इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश देख ले। 47 द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस डिपेंड ऑन। उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तुष्टि गुण ह्रास नियम पे। यानी कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पे। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है, आप जैसे कि कोई भी वस्तु पहली बार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे यूटिलिटी आपको अधिक प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ाते जाते हैं ना, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाती है। तो वही यहाँ समझाया जा रहा है। 48 if the quantity of the one productive service is increased by the equal increment, the quantities of other productive services remaining fixed, the resulting increments of product will decrease after a certain point. This definition is given by। उत्पत्ति की
अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाई की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें ऑप्शन दिया है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर स्टिगलर, केन्स। बट ये जो परिभाषा है इनमें से किसी ने भी नहीं दिया है। 48 का हो जाएगा ई। अब देखते हैं 49। Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails, first, the number of seller is large so that output of any one seller is negligible. A small production of the total output of the commodity. And second, that buyers are all alike in respect of their choice between rival sellers so that द मार्केट इज परफेक्ट। हु गेव द डिफिनेशन? यहाँ डिफिनेशन पूछा गया है कि ये डिफिनेशन किसने दिया है। हिंदी में देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। मांग पूर्णतः लोचदार कब होती है? आप देखिए, ये हो गया इलास्टिक। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता की संख्या बहुत अधिक है जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है, तथा दूसरा, यह भी सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं जिससे बाजार जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो ये परिभाषा किसने दिया था? तो 49 जो है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और इसको दिया है आपको श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। बी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? आपको ऐसे होता है, यहाँ इलास्टिक, पूर्ण इलास्टिक होता है और इसमें AR बराबर होता है MR बराबर होता है प्राइस के। तो 49 हो गया और 50 देखते हैं। द थ्योरी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिपिसिटेड बाय, मतलब कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो थ्योरी है उसको किसने दिया है? मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है प्रोफेसर मूर ने। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्रॉस इलास्टिसिटी का आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो इसमें होता है चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई बटा क्वांटिटी ऑफ एक्स। 51 देखते हैं। When the demand curve is started, the point elasticity found ED बराबर 1। कि इसमें पूछा है सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ED बराबर 1 होगा कहाँ पर? तो इसमें पूछा है जब बिंदु मध्य बिंदु से ऊपर हो, जब बिंदु मांग वक्र के मध्य बिंदु से नीचे हो, जब बिंदु मांग वक्र के मध्य में हो। तो यहीं पे ED बराबर 1 होता है जब कहाँ गया? when the point will be the mid of the demand curve, तब यहाँ पे 1 के बराबर होता है। इसका हो गया आपको ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाता है आपको परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इन इलास्टिक परफेक्टली और यहाँ हो जाता है आपको 1 और यहाँ ED बराबर हो जाता है ग्रेटर देन 1 और यहाँ हो जाता है ED बराबर लेस देन 1। तो यहाँ परफेक्ट इलास्टिक, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन 1 इलास्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है, यहाँ 1 के बराबर होता है, मतलब जितना क्वांटिटी में चेंज होगा उतनी ही प्राइस में चेंज होगी। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होती है और यहाँ बिल्कुल भी जीरो के पास जो है वो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती है। तो 51 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं 52। अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रीफर, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या बताते थे? तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। 52, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या बताते हैं?
तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारे प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई साइड की बात करते हैं, ठीक है। वो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सेज लॉ जो है वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू कंजप्शन, वो प्रोडक्शन को चूज करते हैं। 42 का ए, 42 नहीं सॉरी 52 का ए। 53 मोनोपोलिस्टिक फॉर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। मोनोपोलिस्टिक साम्य की स्थिति में एकाधिकार में क्या होता है। तो 53 जो है इसका आंसर वैसे प्राइस ज़्यादा होता है, एमसी और एमआर जो है वो बराबर होता है, लेकिन प्राइस क्या होता है उसका ज़्यादा होता है। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक में कैसे सिर्फ बनता है, यहाँ ए आर हो जाता है और यहाँ एम आर हो जाता है, ठीक है। एम सी तो उसको यहाँ काटती है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो ए आर के बराबर यहाँ जाकर फिक्स होता है। तो प्राइस क्या है, एम आर एम सी बराबर है, लेकिन प्राइस जो है वो ऊपर है। अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, मोनोपोलिस्टिक विल कीप हिज प्राइस। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी तो वहाँ क्या करेगा, मांग की लोच अधिक है यानी कि कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, वो अपना चेंज कर सकता है, एक वस्तु के बदले दूसरा ले सकता है, या मतलब वो स्किप कर सकता है, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस जो है वो नीचे रखेगा। आप ये याद रखें कि जब भी इलास्टिक होता है ना किसी का डिमांड, तो वहाँ कभी भी प्रोड्यूसर जो हैं वो अपना प्राइस हाई नहीं रखते हैं, लो रखते हैं। लेकिन जब डिमांड इन इलास्टिक होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उस डिमांड को फ़िलहाल स्किप नहीं किया जा सकता है, तब वो प्राइस हाई रखते हैं। 55 अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली देयर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन। विभेदकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में एम आर वन एम आर टू बराबर है एम सी के। 55 56 विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ए आर बराबर होता है एम आर का, पहले तो हम नीचे हिंदी में देख लेते हैं फिर उसको बताती हूँ। कौन सा कथन सत्य है एकाधिकार में, 56 है। तो यहाँ देखिए इसका फिगर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया आपका ए आर और ये हो गया एम आर। तो इसमें पूछ रहा है कि ए आर बराबर है एम आर के, तो यहाँ तो नहीं है, ए आर बड़ा है एम आर से, तो ये आप देख रहे हैं कि ए आर बड़ा है एम आर से। और फिर पूछ रहा है आपको ए आर छोटा है एम आर से, तो ये भी गलत है। तो 56 में क्या हो जाएगा, बी, ए आर बड़ा है एम आर से। फिफ्टी सेवन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्म क्या होते हैं, कीमत स्वीकारक होते हैं, कीमत निर्धारक होते हैं, कीमत स्वीकारक एवं निर्धारक दोनों होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ भी होती है ना वहाँ एक्सेप्टर होते हैं, प्राइस को वो स्वीकार कर लेते हैं। 57 प्राइस एक्सेप्टर होते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म। ये सारे अजम्पशन हैं परफेक्ट कंपटीशन के, तो अजम्पशन को ना आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये मार्केट का है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन आप पढ़िएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। 58 द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम आर्टिकल प्रोड्यूस्ड अंडर अ सिंगल कंट्रोल एट अ डिफरेंस प्राइस टू डिफरेंट बायर्स इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हु हैज़ गिवन दिस डिफिनेशन।
एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? तो 58 का हो जाएगा, इसको भी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया है। ठीक है, इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि वस्तु एक ही है, एक ही व्यक्ति ने बनाया है, उत्पादक ने बनाया, बट उसका प्राइस जो है वो डिफरेंट व्यक्ति से अलग अलग प्राइस ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मोनोपोली के अंदर आपको आ जाएगा ये। 59 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज फाउंड only in industry or only in agriculture. In some extent it applies in every economic activities. तो ये सी हो जाएगा इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है ये भी। फिफ्टी 59 में पूछ रहा है कि हर्समान प्रतिफल नियम जो है वो कहाँ लागू होता है। तो वो बता रहा है कि एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया में ये शामिल होता है। अभी ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये बताता है कि जब हम इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में या किसी भी सेक्टर में लेबर लगा रहे हैं, ठीक है, या कैपिटल लगा रहे हैं, लेकिन जितना हम लगा रहे हैं उससे कम हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है। अगर हम लगा रहे हैं अपना प्रोडक्शन में लेबर या कैपिटल और जितना का लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें आउटपुट मिल रहा है तो वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाता है। और तीसरा होता है कि जितना हम लगा रहे हैं, ठीक है, उतना ही हमको मिल रहा है। जैसे 100 यूनिट लगाया तो 100 यूनिट ही हमारा आउटपुट हो गया, तो वो हो गया कि आपको कांस्टेंट रिटर्न हो जाता है। 60 अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन firms do not depend on industry. B. Price determined by industry is given to all the firms. C. Firm and industry are different. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म उद्योग पर निर्भर नहीं करते हैं। उद्योग द्वारा निश्चित कीमत प्रत्येक फर्म को दी हुई होती है। फर्म तथा उद्योग भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें जो बीपीएससी ने आंसर दिया है वो ई दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो ए और सी दोनों होगा, यानी कि डी इसका आंसर होगा। बिकॉज कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहाँ फर्म एक दूसरे पर इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये भी सही है ए। और सी जो है फर्म और इंडस्ट्री डिफरेंट होता है, तो ये तो सही है क्योंकि सिर्फ मोनोपोली में ही फर्म और इंडस्ट्री सेम होते हैं, तो यहाँ डी हो जाएगा, यानी कि ए एंड सी बोथ। 61 देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड ऑफ द 61 perfect competition prevails when the demand of the output of each product is। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग कितनी होती है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। अत्यधिक लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। तो जब भी पूर्ण प्रतियोगिता आता है ना तो वहाँ परफेक्टली इलास्टिक ही होता है, पूर्ण लोचदार। 61 परफेक्टली इलास्टिक। और आपने ऊपर से देखा है कि जैसे परफेक्ट इलास्टिक होता है तो यहाँ होता है इनफाइनाइट के बराबर, और परफेक्ट कंपटीशन में यही सेप रहता है जिसमें कि AR बराबर होता है MR बराबर होता है प्राइस के, ठीक है, और ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। 62 The national dividend is that part of objective income of the community, including of course income derived from abroad, which can be measured in money. Who has given this definition of national income? मैक्रोइकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का
वह भाग है जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित होता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। तो इस राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के इस परिभाषा को किसने दिया है? तो 62 का हो जाएगा आपको, पीगू ने ये डेफिनेशन दिया है। सॉरी, पीगू। 63, नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला है ना वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में भी सेम ही है, तो इसमें हिंदी लो या इंग्लिश लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आपको ना ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ए बी सी सब हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। इनकम रिप्रेजेंट करता है सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सी मतलब कि कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, और जी मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है। और इसमें एक्स माइनस एम जो है इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को दिखा रहा है, यानी कि यहाँ ओपन इकॉनमी है। ठीक है, बी भी होगा और सी भी होगा। 63, 64, in monopolistic competition, when firm getting normal profit, what conditions should be fulfilled under the long period? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फर्म केवल सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है? तो इसमें हो जाएगा कि प्राइस बराबर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट के, ए ऑप्शन। जब भी नॉर्मल, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही वो प्राप्त कर रहा है। सिक्सटी 65 हो जाएगा आपको। व्हाट इज रॉन्ग विथ द सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे? इसमें से कौन सा नेशनल सैंपल सर्वे के लिए और सेंसस के लिए गलत है? तो बोथ आर नेशनल एजेंसी, बोथ कलेक्ट एंड प्रोसेस द डाटा, तो ये दोनों तो सही है। थर्ड है बोथ आर फंडिंग एजेंसी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ना ही सेंसस ऑफ इंडिया और ना ही नेशनल सैंपल सर्वे कोई भी जो है वो फंडिंग तो नहीं करता है। भारत की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है वो दोनों राष्ट्रीय एजेंसी हैं, ये सही है। दोनों डाटा एकत्र और संसाधित करती हैं, ये भी सही है। लेकिन दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के लिए फंडिंग नहीं देती है, तो इसमें सी गलत है। सी रॉन्ग है इसमें। 66, इफ़ सेलर एंड बायर्स नंबर इज नॉट लार्ज, मतलब सेलर और बायर का नंबर लार्ज नहीं है। गुड्स आर नॉट होमोजीनियस, मतलब गुड जो है वो होमोजीनियस भी नहीं है। एंड देयर इज नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट टू सेलर एंड बायर्स, देन देयर विल बी, क्या होगा यहाँ? हिंदी में देखते हैं इसका। यदि क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक नहीं है, कम है, यानी कि वस्तु एक रूप भी नहीं है, एक जैसी भी नहीं है, और क्रेताओं और विक्रेताओं के बाजार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है, तो ये किस प्रकार का मार्केट होगा? तो ये हो जाएगा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में ऐसा होता है। मोनोपोलिस्टिक के यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में होता है कि जो गुड होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड मतलब कि थोड़े एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ही होमोजीनियस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि साबुन हो गया, सोप आपको लक्स का हो गया और डव का हो गया, तो सब्स्टिट्यूट तो हैं बट बिल्कुल ही सेम नहीं होते हैं वो, जैसे चाय और कॉफ़ी हो गई। 67, errors can arise in data acquisition known as, डाटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो जब भी डाटा जो हमारा डाटा हम एक्वायर करते हैं यानी कि उसको लेते हैं डाटा को, तो क्या होता है उसमें अगर एरर आ गया तो वो हो जाएगा आपको नॉन सैम्पलिंग एरर।
इसमें मुझे दोनों कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपको सुविधा हो, दिक्कत ना हो। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। तो 68 में जो हो जाएगा, हिंदी में भी सेम ही दिया होगा कि इसमें से कौन सा सही है, बस वहाँ हिंदी घिसावट लिख दिया है डेप्रिसिएशन को, और जीएनपी जीटीपी ये सब तो सेम ही है, बस डेप्रिसिएशन को घिसावट लिखा है, यहीं आप याद रखेंगे। 68, तो इसमें पूछ रहा है कि नेशनल इनकम कब सही होता है। देखिए, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब भी आपको ग्रॉस से नेशनल पे जाना होता है तो वहाँ आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तभी आपको एनएनपी प्राप्त होता है। लेकिन नीचे में क्या दिया है, जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये गलत हो गया। और उसके नीचे क्या लिखा है कि एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन बाई जीएन बराबर जीएनपी, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब भी एनएनपी से नेशनल से ग्रॉस पे जाएंगे तो वहाँ डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट को ऐड करेंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए डेप्रिसिएशन आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि आज सबके हाथ में मोबाइल रहता है, ठीक है। तो जब वो मोबाइल आप नया नया लेते हो ना, तो वो ना तो हैंग करता है, ना ही उसकी स्पीड स्लो होती है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट जब 1 साल 1.5 साल हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो हैंग करने लग जाता है। तो समय के साथ जो वस्तु की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन से हम दिखाते हैं। 69, in this classification time become the classifying variable and data are categorized according to time which is known as। 69, इस वर्गीकरण में समय वर्गीकरण चर बन जाता है और डाटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है, तो समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। 69, तो इसका ए हो जाएगा, ये स्टैट का है क्वेश्चन। 69 टेम्पोरल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, टाइम के अनुसार। 70 अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक विल कीप हिज प्राइस लो वेयर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। विवेकात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां पर वस्तु की मांग की लोच। तो वस्तु की कीमत कहाँ कम रखता है, आप बताएं। तो वस्तु की कीमत जो है वो वहाँ कम रखता है जहाँ की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हाई रहती है, ठीक है, तभी वो अपना प्राइस कम रखेगा। इलास्टिसिटी मतलब कि आप अपनी डिमांड को जो है वो चेंज कर सकते हो, या तो स्किप कर सकते हो या उसके बदले कुछ और ले सकते हो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट है। तो जो है ना प्राइस वो ऑटोमेटिक कम ही रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कंज्यूमर चला जाएगा अगर मैं प्राइस बहुत हाई रखूँगा तो। 71 प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग इज पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, कीमत विभेद किस वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो ये है वस्तु के स्वभाव के कारण, विशिष्ट उपभोक्ताओं के कारण, कानूनी स्वीकृति के कारण। तो इसमें सारे ही कारण होंगे, इन सारी वजह से वो विभेद कर पाता है कीमत में जो प्रोड्यूसर होता है। तो इसका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर डिफरेंस नहीं होगा ना कंज्यूमर में या किसी भी वजह से नेचर ऑफ गुड्स में, तो कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा प्राइस का। तो इसमें 71 का डी हो जाएगा। 72 देखते हैं कि इसमें से कौन सा व्हाट इज ट्रू। तो नीचे हिंदी में भी वही दिया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये पूछ रहा है कि क्या सही है। तो देखो, APC प्लस MPC बराबर 0, APC प्लस MPC बराबर 1, APC प्लस APS बराबर 1। तो इसमें 71 में क्या हो जाएगा, C आपको सही हो जाएगा। सॉरी 72 मैं बता रही हूँ, 72 में आपको C सही हो जाएगा। APC और APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को ऐड करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। और जो हमें APC निकालना होगा और मान लो APS दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तब 1 में से माइनस कर देंगे APS को, और जब APS निकालना होगा
तो 1 माइनस APC कर देंगे। 73 इन फिजिकल ईयर 2023 नेट FDI इनफ्लोज डिक्लाइन टू इतना बिलियन फ्रॉम इतना बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह घटकर $10 बिलियन हो गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022 में इतना बिलियन था। तो ये डाटा से क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। आप बजट पढ़ोगे ना तो बजट में दिया होगा। सी इसका आंसर होगा। पहले 38.6 था, अब 28 हो गया है। 72 73 हो गया, अब 74 देखते हैं। ये भी आपको डाटा का ही क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग 1950 to 51। तो ये उस समय का पूछ रहा है कि 1950 से लेकर 1951 के बीच जो है विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होती थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको ए। ये सब इंडियन इकोनॉमी के आपको क्वेश्चन हो गए। A 75 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है। तो पहला पूछ रहा है द कॉलम डिवीजन इनटू 10 इक्वल्स पार्ट इज नोन एज अ डिसाइल। तो ये पहला ही सही लग रहा है मुझे। सेकंड भी देख लेती हूँ। द कॉलम डिवीजन इनटू 10 इक्वल्स, तो 10 में जब होगा तो उसको क्वार्टाइल कैसे कहेंगे। सी है कि जब 10 इक्वल्स में करेंगे तो मीडियन कहेंगे। इसमें ए सही है कि जब 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको डिसाइल कहेंगे। A 76 देखते हैं। ये भी आपको बजट से ही है। आपको ना बजट और सर्वे ये दोनों पढ़ना है, बिहार का भी और आपको सेंट्रल का भी। तो 76 है इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट इन जनवरी टू मार्च Q4 2023 में कितना रहा डेफिसिट। तो ए ऑप्शन रहेगा आपका। इसमें हिंदी में भी वही होगा, सेम ही होगा। व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ केंसियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है केंसियन। तो केंस जो है वो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की बात करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, ये सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट, देखिए यही गलत हो गया कि केंस ने कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करी थी। ठीक है, 77 का आपको बी हो जाएगा। केंस ने कभी भी पूर्ण बेरोजगार की बात नहीं करी। वो हमेशा कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में होता है और लॉन्ग टर्म में तो हम सब जिंदा ही नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने कभी लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करी है। उनका जो थ्योरी है वो शॉर्ट टर्म पे भी है और कभी भी उन्होंने पूर्ण रोजगार के बारे में बात नहीं की है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो पाए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो एक लाइक तो करना चाहिए ना आपको। और इसका मैं आगे का पार्ट ले आऊँगी। आज मैंने 77 तक करवा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।